हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 की सीरीज की अगली वीडियो देखेंगे। इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि इस सीरीज की आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल पाए। और यह सीरीज आपकी किसी भी एग्जाम, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या फिर स्टेट लेवल का हो, पैट हुआ, यूपिटर पीएससी से, या फिर आरओ पीसीएस, एसएससी, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिए वीडियो को। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय परिदृश्य में आज का, प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में 10 से 12 फरवरी 2025 को फ्रांस का दौरा किया है, और यह जो है इनका 6वां फ्रांसवा दौरा है। ठीक है, छठी छठी बार यह फ्रांस के दौरे पर गए हैं, और उन्होंने वहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता भी की है। एआई एक्शन समिट की 2026 में मेजबानी करेगा आपका भारत। ठीक है, इस बार फ्रांस में हुआ है, अगली बार होगा भारत में। और पीएम मोदी ने वहां पे जो है मार्सिले में, एक जगह पड़ती है मार्सिले, वहां पे भारतीय महावाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया है। 2026 वर्ष को भारत और फ्रांस मिलकर नवाचार वर्ष के रूप में मनाएंगे। और फ्रांस को जो है भारत के कहने पर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, विवाद और संवैधानिक संदर्भ। अभी हुआ क्या है, अभी पश्चिम बंगाल में वहां की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता पहचान पत्रों के डुप्लीकेट नंबर जारी होने पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। तो होता क्या है कि जैसे किसी वोटर आईडी होती है किसी मतदाता की, तो उसमें एक यूनिक नंबर होता है, यानी कि वो नंबर किसी अदर आईडी से मैच नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखा गया कि आईडियो के जो है सेम नंबर, यानी कि डुप्लीकेट नंबर देखने को मिले। तो इसी का आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग ने इसे जो है तकनीकी खामी बताकर स्वीकार भी किया है। अब बात करें तो ईपीआईसी एक नंबर होता है आईडी में, आप सभी को पता होगा। जैसे कि आपके पास भी वोटर आईडी होगी तो उसमें एक नंबर होता है ईपीआईसी। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर प्रत्येक वोटर को एक अद्वितीय पहचान कोड प्रदान की गई है, जिसे ईपीआईसी बोलते हैं। ईपीआईसी की फुल फॉर्म है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यह एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 10 अंक का। और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में मुख्य चुनाव आयुक्त तो टीएन शेषन द्वारा। नेक्स्ट है इरोनेट। इरोनेट भी एक मतदाता सूची से संबंधित प्लेटफॉर्म है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे विकसित किया था निर्वाचन आयोग ने 2017 में। और इसका काम है कि जो वोटर लिस्ट है उसको सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट हेतु इसे जो है डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 324, यानी कि जब हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित पॉलिटी का आर्टिकल भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग को निर्देशन नियंत्रण अधीक्षण, यानी कि चुनाव के निर्देशन नियंत्रण अधीक्षण की शक्ति चुनाव निर्वाचन आयोग को दी गई है। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि मतदाता सूची में किसी नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें आप जो है किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग और रूप रंग के आधार पर वंचित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मुल्ला पेरियार बांध विवाद। पेरियार बांध पे एक विवाद चल रहा है। विवाद क्यों चल रहा है? क्योंकि इस बांध का निर्माण हुआ था आपका 1887 में, और जो पूरा हुआ था 1895 में। लेकिन केरल सरकार क्या है, इसको जो है 1979 में केरल सरकार द्वारा इसकी संरचनात्मक सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की गई थी, और कहा गया था कि इसे नया बनाने की मांग है। यानी कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि इसे जो है नया बनाने की मांग रखी थी। लेकिन तमिलनाडु क्या कह रहा है, तमिलनाडु कह रहा है कि मेल्ला पेरियार बांध को जो है मॉडिफाई किया जाए और की जल स्तर को बढ़ाकर 136 से 142 फीट जो है कर दिया जाए। तो ये जो है विवाद चल रहा है दोनों राज्यों के बीच में मुल्ला पेरियार बांध को लेकर। अगर मुल्ला पेरियार बांध जब चर्चा में है तो जान लेते हैं किस राज्य में है और किस नदी पर है, यही पूछा जाता है बेसिकली। तो यह केरल के इडुक्की जिले में है, पेरियार नदी पर। और यह एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। बेसिकली इसमें जो है मुल्ला पेरियार नदी का भी थोड़ा सा रोल है। तो यह बांध जो है मुल्ला पेरियार और पेरियार नदियों के संगम पर कहा जा सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट है लीड्स 2024 रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट जारी करता है आपका केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और इसके अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। यह इसे जारी करता है। इसका पहला संस्करण 2018 में जारी हुआ था, जबकि 2025 में 6वां संस्करण जारी हुआ है। इसमें अचीवर्स श्रेणी में बात करें तो अचीवर्स श्रेणी में स्थल रुद्र राज्य जो लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, उसमें उत्तराखंड पहले पे है, हरियाणा दूसरे पे, तेलंगाना तीसरे पे, यूपी अपना चौथे पे है। तो इसमें तटीय में पहले पर है महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर में पहले पे है असम, केंद्र शासित प्रदेश में पहले पर है चंडीगढ़। तो इतने सारे इन्होंने जो है इसमें फीचर्स रखे हैं कि ये, और स्टेट सारे ही शामिल किए हैं ऑलमोस्ट, तो याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है उतना। तो आप जो है केवल इतना याद रखना कि लीड्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सा मंत्रालय, और अचीवर श्रेणी में यूपी जो है कौन सी कैटेगरी में है, तो स्थल रुद्र में है और चौथे नंबर पे है, पहले पे है उत्तराखंड। ठीक है, इतने से काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरा भाषिणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। भाषिणी क्या है? भाषिणी की फुल फॉर्म है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी कि यह भारत का एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है। और इसका प्रयोग आपको पता होगा, यह इसका प्रयोग हुआ था महाकुंभ में। महाकुंभ में आईटी मंत्रालय ने इसका उपयोग किया था, क्योंकि वहां पे इतनी करोड़ श्रद्धालु आए थे, तो ऐसे में वहां की भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए, सेटल करने के लिए वहां पे इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका काम जो था भाषिणी एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच का, कि यह 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान कर रहा था। 2021-22 के बजट में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की गई थी, और जिसके तहत भाषणी नाम से जो है पीएम मोदी द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए 4 जुलाई 2022 को इसे जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने आपको भारतीय वन रिपोर्ट पिछली वीडियो में बता दी मतलब बताई थी, तो आपने होप सो वो वीडियो भी देख ली होगी। मैंने कंप्लीट वीडियो अलग से बनाई थी, क्योंकि वहां से एक दो प्रश्न आता है। तो वहां पे मैंने उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट की बात नहीं की थी। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वन अभिलिखित क्षेत्र है आपका 17,435 वर्ग किलोमीटर, जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.24% है, जबकि भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही तीनों चीजें पूछता है। बाकी अगर इसके बारे में डीप बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन है 66.37%, और अवर्गीकृत वन है 31.74%, और संरक्षित वन है 1.89%। तो ये थोड़ा डीप हो गया, इसके पूछने के चांसेस कम हैं, लेकिन पहले तीन पूछ सकता है। और अगर हम और डीप जाएं, तो उत्तर प्रदेश में अति सघन वन कितने हैं, तो वह हैं 2,688.73 वर्ग किलोमीटर, और मध्यम वन है आपके 4,001.41 वर्ग किलोमीटर, और खुले वन है आपके 8,355.66 वर्ग किलोमीटर, और जो शेष बचा 639.51 वर्ग किलोमीटर, वह है आपके राज्य में झाड़ियाँ। तो इतना डीप वैसे जाएगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी बिल्कुल डीप तक जाए, तो आप इसको याद रख सकते हैं डाटा को। लेकिन वैसे आपका जो काम हो जाएगा वह इतने में ही हो जाएगा कि अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो वह है 17,435 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का यूपी के 7.24% है, और भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। ठीक है। इसके अलावा जो है एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, आईएफएसआर 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में राज्य में कितने वन वन क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है, तो 118.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें यूपी में, तो पहले नंबर पे है आपका सोनभद्र, दूसरे पे है लखीमपुर गिरी, सबसे कम वन है यूपी में भदोही में, दूसरे नंबर पे मऊ में, तीसरे नंबर पे संभल में। और प्रतिशत के मामले में बात करें, तो सोनभद्र की स्थिति सेम रहेगी क्षेत्रफल और प्रतिशत में, दूसरे नंबर पर है चंदौली प्रतिशत में, और न्यूनतम में जो है संभल स्थिति पोजीशन चेंज कर देगा भदोही से। तो क्षेत्रफल में भदोही है, और प्रतिशत में संभल है सबसे कम वनों में, और दूसरे नंबर पे आपका भदोही। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण की बात करें तो ये 8,950.92 वर्ग किलोमीटर पर कुल वृक्षावरण है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। और जबकि कुल वनावरण और वृक्षावरण की बात करें दोनों को मिला के, तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर पर जो है वन और वृक्ष दोनों हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 9.96% है। तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत की पुष्टि हुई है हाल ही में। तमिलनाडु में जो है नए स्तर पे जो है खोज चल रही थी काफी टाइम से, जिसमें पुष्टि हुई है कि यहाँ से जो है लौह युग की शुरुआत हुई है। तो यह जो खोज हुई है वह तूतीकुड़ी जिला पड़ता है शिवगलाई स्थल पर, वहां पे जो है यह खोज हुई है, और इसमें बताया गया है कि दक्षिण भारत में लौह युग की शुरुआत
3345 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसे जो है एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसमें भी इसका उल्लेख है, जिसका रिपोर्ट का नाम है एंटीक्विटी ऑफ आयरन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन। सोनमर्ग सुरंग का देखो, अंजी पुल हो गया, चिनाब ब्रिज हो गया, तो कई सारी चीजें हैं जो पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन की हुई हैं। तो जिसमें से एक है सोनमर्ग सुरंग। ठीक है। जम पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर में जैड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसे जैड मोड़ सुरंग भी बोलते हैं। जैड मोड़ सुरंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो सड़क खंड का आकार है वह जैड आकार का है। ठीक है। और इसका जो है पुनर्नामकरण किया गया है सोनमर्ग सुरंग के रूप में। ठीक है। तो इसकी लंबाई, टोटल लंबाई की अगर हम बात करें सुरंग परियोजना की कुल लंबाई की बात करें तो 12 किलोमीटर है, जबकि मुख्य सुरंग की लंबाई की बात करें तो 6.426 किलोमीटर है। और एक समानांतर निकासी सुरंग इसमें है 6.412 किलोमीटर लंबी। और दोनों तरफ जब हम जाएंगे तो उसकी जो है कुल लंबी हो जाती है 5.568 किलोमीटर लंबी। पहुंच सड़क तक शामिल है। तो मुख्य लंबी सुरंग की बात करें तो केवल आपको ये याद रखना है 6.426 किलोमीटर लंबी मुख्य सुरंग यह है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो 12 किलोमीटर मानी जाती है। अब कोई सुरंग है तो एक जगह से शुरू होगी, दूसरी जगह एंड होगी, तो दो जगह को जोड़ेगी ना। तो सोनमर्ग सुरंग भी दो स्थानों को जोड़ती है। यह गगनवीर और सोनमर्ग के बीच में है। और यह पड़ता है गांधावर जिला, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना दिसंबर 2024 में मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था खजुराहो मध्य प्रदेश में। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य एनपीपी के तहत देश की पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है। और विश्व जल दिवस 2021 में 22 मार्च को यूपी प्लस एमपी प्लस जल शक्ति मंत्रालय के बीच में इसे लेकर समझौता भी हुआ था। दोधन गांव छतरपुर में एमपी में केन नदी पर एक बांध के निर्माण की जो है बात भी चल रही है। तो केन प्लस बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो है, इसके बारे में पूछ सकता है कि कौन कौन से राज्य लिंक है, तो मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश है। इतना याद रखो बस। ठीक है। केन नदी की बात हुई है तो केन नदी के बारे में जान लेते हैं। केन नदी का उद्गम हुआ था आपका कटनी से, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। यह बांदा जिले में यूपी में जो है चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाती है। और इस पे जो है रान्हे जलप्रपात तथा केन घड़ियाल सेंचुरी भी स्थित है। पन्ना टाइगर रिजर्व से केन नदी ही होकर जाती है, कई बार एग्जाम में पूछा है। यूपी प्लस एमपी के मध्य यह अंतर्राज्यीय नदी है। ठीक है। और बेतवा नदी की बात करें तो इसका उद्गम हुआ था रायसेन रायसेन जिला एमपी से। और इस पे जो है राजघाट पारीछा माता टीला बांध निर्मित है। तो दोनों नदी काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की दृष्टि से, तो आप इसे देख लेना एक बार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है खंडवा जिले, मध्य प्रदेश में। और यह इसको जो संचालित कर रहा है वह कर रहा है SGBN लिमिटेड। इसकी क्षमता है 90 मेगावाट। और यहाँ पे ही जो है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भी अभी उद्घाटन उद्घाटन हुआ था लास्ट ईयर। तो इस यह सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत का है। और इसकी कुल क्षमता थी 600 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट है जलवाहक। जलवाहक क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है। और इसे दिसंबर 2024 में केंद्रीय पत्तन एंड जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो जलवाहक बेसिकली क्या है? अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है, जिसे दिसंबर 2024 में आपके जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च क्यों हुई थी? इसका पर्पज क्या है? तो इसका पर्पज है कि नेशनल वाटर हाईवे, नेशनल वाटर वे वन पर जो गंगा नदी है, और नेशनल वाटर वे 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और नेशनल वाटर वे 16 जो बराक नदी पर है, के माध्यम से लंबी दूरी का जो कार्गो परिवहन है, जो लंबी दूरी का माल सप्लाई होता है कार्गो परिवहन के माध्यम से, तो उसे जो है प्रोत्साहन करना है, उसे बढ़ावा देना है। ठीक है। तो इसलिए जो है जलवाहक एक अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो संवर्धन योजना है, यह लाई गई है। इसके अंतर्गत इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से अनुसूचित सेवाओं की शुरुआत करने का प्रावधान भी है। यानी कि इसमें जो है शेड्यूल्ड वेस्ट सर्विस भी दी जाएगी। इसके तहत जो है GR रेड्डी कोलकाता से MB-AI, MB होमी भाभा, MB त्रिशूल नामक मालवाहक पोतों को भी रवाना किया गया है।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके इसकी जो है आंकड़े की बात करें तो भारत में समग्र माल ढुलाई में अंतर्देशीय जल परिवहन की हिस्सेदारी मात्र 0.2% है। ठीक है। मसाली, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसाली भारत का पहला सीमावर्ती शोर गांव बना है गुजरात में। ठीक है, सीमावर्ती शोर गांव बना है। जबकि मोढेरा की बात करें तो गुजरात में पड़ता है यह भी। और यह 24x7 यानी कि 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव है पहले से। ठीक है। अब जो है सीमावर्ती गांव बना है, सीमावर्ती। ठीक है। और यह है जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान देंगे इसका। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला संविधान संग्रहालय। कहाँ भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? आपका ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें जो है सामग्रियों का चयन, संग्रह और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करेगा जो है होगा। और जिसे किया जाएगा अंजिचिता बी नायर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का संविधान। भारत के संविधान के बारे में बात करें तो लिखित दस्तावेज जो यह है भारत का सर्वोच्च कानून है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत किए जाने के समय, जब संविधान अंगीकृत हुआ था तो उसके समय इसमें 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी और लगभग 1,45,000 शब्द थे। लेकिन अब यह सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया था। वर्तमान में जो है इसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची हैं। और मुख्य रचनाकार बी आर अम्बेडकर इसके हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और न ही यह मुद्रित है, न ही यह टंकित है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हस्तलिखित है, यानी कि यह हैंड रिटन है। जैसे हम अपने हैंड रिटन नोट लिखते हैं, वैसे यह भी हैंड रिटन है। नेक्स्ट है संविद। भाई यहीं पे जो है, जो संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है, यहीं पे जो है एक संविद नाम से भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड का भी उद्घाटन हुआ है सोनीपत में। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 नवंबर 2024 को। और इसमें जो है राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान सदन में एक समारोह का उद्घाटन भी किया है। और इस समारोह का जो उद्घाटन हुआ है वह हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत किया गया है। इस अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन भी किया गया है। नेक्स्ट है आपका झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में। तो इन्होंने, आई दृष्टि वालों ने तो काफी ज्यादा मतलब दे रखा था, ये पूरे पेज में ही था ऑलमोस्ट। लेकिन हमें केवल उतना याद रखना है कि विधानसभा सीट कितनी है, कौन सीएम बना, कौन सी पार्टी की सरकार बनी, और अगर कोई स्पेशलिटी है तो वह है। बस इतने से जो है काम हो जाएगा। तो झारखंड में चुनाव की दृष्टि से देखें तो इसमें कुल विधानसभा सीट है 81। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गुट, यानी गठबंधन हुआ था इंडिया के साथ, तो इसने जो है 56 सीटें जीती हैं। और यहाँ के सीएम बने हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। इसमें जो है 288 सीटें हैं विधानसभा की। इसमें बीजेपी के नेतृत्व में वाले महायुति गठबंधन हुआ था बीजेपी के नेतृत्व में, जिसमें एकनाथ शिंदे थे। और एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी और अजित पवार की एनसीपी थी। और अन्य छोटे दल थे। इन्होंने सबने मिलकर शानदार जीत हासिल की है और इन्होंने 235 सीटें जीती हैं महायुति गठबंधन में। और सीएम बनाया है देवेंद्र फडणवीस को। और उप मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। महाराष्ट्र चुनाव में कहा जा रहा है कि एक योजना इन्होंने शुरू की थी इलेक्शन से पहले, जो काफी ज्यादा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है। उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। और इसमें कहा गया था कि 21 से 65 वर्ष की आयु की वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह का वित्तीय लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने इस मिशन को मंजूरी दी है। और इसके यह जो मिशन है वह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कुल परिव्यय किया जाएगा 2481 करोड़ रुपए का 2025-26 की अवधि तक। अगले 2 वर्षों में 15,000 समूहों में यह लागू होगा। यानी कि देश में जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनमें 15,000 समूहों में यह लागू होगा। और इसका पर्पज है 1 करोड़ किसानों तक पहुंचना। यानी कि 1 करोड़ किसानों तक यह प्राकृतिक मिशन पहुंचेगा। और 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की शुरुआत भी करेगा। इसमें जो है 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। और प्राकृतिक मिशन में जो है रसायन मुक्त खेती होती है और देसी गाय आधारित स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर यह आधारित होती है। यानी कि देसी गाय का जैसे गोबर हो गया, तो इस टाइप से जो खाद है वह मतलब इसमें प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन 2.0।
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 की जो है पीएम मोदी ने जो है शुरुआत की है। और इसमें जो है 2500 नई अटल टिकरिंग लैब्स जो है स्थापित की जाएंगी पूर्वोत्तर राज्यों में और आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों में। ठीक है। और अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो 2016 में शुरू हुआ था पहला। और 2.0 की बात है तो यह 31 मार्च 2028 की अवधि तक जारी रहेगा 2.0 मिशन। और यह नीति आयोग की एक पहल है। इसका पर्पज है नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीएम विजय लक्ष्मी योजना। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यह योजना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 6 नवंबर को पीएम मोदी ने इसकी मंजूरी दी थी। और यह केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसका उद्देश्य है मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी कि जो मेधावी छात्र हैं विद्यार्थी हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए लिखाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो वित्तीय सहायता बिना जमानत होगी और गारंटी मुक्त ऋण के दी जाएगी। बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा यह दी जाएगी। और इसके द्वारा जो है पूरी ट्यूशन फीस और होगी। और उनकी जो संबंधित खर्चे हैं वह कवर हो जाएंगे। और यह कहाँ कहाँ लागू होगी तो यह लागू होगी एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स द्वारा देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पर ही लागू की जाएगी। यानी कि जो एनआईआरएफ द्वारा इंडिया रैंकिंग्स जारी होती है उसमें जो शामिल होते हैं देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थान उनके प्रवेश पर ही यह लागू की जाएगी। इसमें जो है 860 पात्र गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षण संस्थान देखे गए हैं जिनसे यह आरंभ होगी। और इसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठाएंगे। इसमें जो है 7.5 लाख रुपए तक जो है ऋण के लिए छात्रों को 75% क्रेडिट गारंटी प्राप्त होगी। ठीक है। और जिन परिवारों की आय 8 लाख रुपए से अधिक है वह इसके पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है भाई। तो ये मेधावी छात्रों के लिए है ऋण योजना है तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा क्षेत्र में केंद्र सरकार की कुछ अन्य प्रमुख पहलें। जैसे पहला है पीएम श्री। पीएम श्री योजना का पूरा नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 में। और इसका जो लक्ष्य है वह है संपूर्ण भारत में 14,500 से अधिक स्कूलों को सशक्त बनाना। इसकी कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष रहेगी यानी कि 22 से 27 तक चलेगी। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा योजना 2018 में लॉन्च हुई थी। इसका जो है स्कूल शिक्षा हेतु यह एक प्रकार की एकीकृत योजना है। और संशोधित समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन इसका भी कार्यान्वयन 5 वर्षों तक चलेगा 2021-22 से 25-26 तक। नेक्स्ट है उल्लास। देखो उल्लास के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था। ठीक है। तो यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है के नाम से भी लोकप्रिय है। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। कार्यान्वयन अवधि इसकी भी 22 से 27 तक है यानी कि 5 साल है। नेक्स्ट है निपुण भारत। निपुण भारत की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक की। ठीक है। तो यह है जो है 5 जुलाई 2021 को लॉन्च हुआ था निपुण भारत। और देश के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और गणना में सक्षम करने पर केंद्रित यह है। और इसका लक्ष्य है 2026-27 तक प्राप्त करने की इसकी योजना है। यानी कि यह अपने लक्ष्य को 2026-27 तक प्राप्त करने की योजना इसकी है। नेक्स्ट है निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा कार्यक्रम की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह लॉन्च हुआ था 21 अगस्त 2019 को। और इसमें जो है 42 लाख प्रारंभिक शिक्षक यानी कि जो प्रारंभिक टीचर हैं एलिमिनेटरी टीचर्स और स्कूल हेड्स यानी कि जो स्कूल के हेड्स हैं के पेशेवर विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। निष्ठा की जो ऑनलाइन लॉन्चिंग है वह 6 अक्टूबर 2020 को हुई थी। और यह बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर केंद्रित निष्ठा 3.0 कार्यक्रम यानी कि निष्ठा 3.0 कार्यक्रम भी लॉन्च हुआ था भाई 7 सितंबर 2021 को। ठीक है। तो निष्ठा हो गया आपका निपुण हो गया और उल्लास हो गया। और आपका समग्र शिक्षा योजना हो गई पीएम श्री हो गई। यह शिक्षा से रिलेटेड कुछ पहल है। इनकी फुल फॉर्म यह कब लॉन्च हुई इनका क्या लक्ष्य है क्यों लॉन्च हुई तो इसके बारे में बस इतना ही पता रखना। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है नमो दीदी ड्रोन योजना। नमो दीदी ड्रोन योजना 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई थी। और कृषि मंत्रालय द्वारा इसके जो है अभी हाल ही में दिशा निर्देश जारी हुए हैं। नवंबर 2023 में पीएम मोदी ने पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया था। और कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2024-25 से 25-26 के लिए 1261 करोड़ रुपए इसके लिए परिव्यय के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। इसमें 15,000 चयनित महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को जो है ड्रोन प्रदान किए जाएंगे। खेतों में नैनो उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव हेतु
जो है इसकी शुरुआत हुई है। और ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित कर ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। तो इसमें जो है पर्पज याद रखना आपको, नमो दीदी ड्रोन योजना के तहत क्या होगा, कीटनाशक छिड़काव किया जाएगा, नैनो उर्वरक का जो है छिड़काव करने के लिए यह जो है महिलाओं को इसमें जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा तथा जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं। तो चुनाव में जो है उन्होंने काफी ज्यादा डाटा दे रखा है, लेकिन हम केवल इतना जानेंगे कि चुनाव में कितनी विधानसभा सीटें थी, कौन सी सरकार को बहुमत मिला है, कौन इसके सीएम बने हैं। ठीक है। तो हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की। पहली बार 85 से अधिक उम्र वाले दिव्यांग मतदाताओं को घर से वोटिंग के लिए जो है सुविधा प्रदान की गई थी। और बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है हरियाणा में। 48 सीट मिली हैं जो 90 में से। और सीएम बनाया है नायाब सिंह सैनी को। ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी विधानसभा की सीटें 90 हैं। और संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठन हुआ था अभी हाल ही में। तो उसके बाद यहाँ पे पहला विधानसभा चुनाव हुआ है। घर से मतदान की भी सुविधा इसमें जो है की गई है, यानी कि सेम जो दिव्यांग है, जो मतलब 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो वे घर से वोटिंग भी कर सकते हैं। तो वही स्कीम यहाँ पे भी लागू हुई है। तो यहाँ पे एक गांव पड़ता है धड़कई गांव, जिसे साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे जो है 1000 से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिन्हें जो मतलब सुनाई नहीं देता। तो तो ये जो है इन्होंने भी इसमें मतदान किया है। तो धड़कई गांव चर्चा में था, पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में है। जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस आईसीपी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और इस गठबंधन ने 49 सीट जीती हैं 90 में से। तो सीएम बने हैं यहाँ के उमर अब्दुल्ला। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के यह पहले सीएम बने हैं। क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहले सीएम बने हैं यहाँ के उमर अब्दुल्ला। इससे पहले भी सीएम थे, लेकिन केंद्र शासित के रूप में पहले हैं। यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है सुरेंद्र चौधरी को। ठीक है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम का नेक्स्ट वीडियो, जो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा जितना मैं समझा पाया। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस सीरीज के बारे में कुछ भी कहना है, अगर आपको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, या कुछ भी आपको बोलना है, दो शब्द, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है, हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का भी मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस को ज्वाइन करिए, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।